हेलो, माय नेम इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम तो ओवर हो गया, पर एक शॉक देकर चला गया। उसी शॉक में हम सब उलझे हुए हैं। अब वक्त है उस शॉक से बाहर आने का, और जो हुआ सो हुआ। दिसंबर की तैयारी अब कैसे करनी है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला अटेम्प्ट भी तो देना है अच्छे से, और इस बार फोड़ देना है। अब कैसे फोड़ा जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2025, अब न्यू डिफाइन सिलेबस, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क कि अब जो हम पढ़ेंगे, इस बार तो सिलेबस से बाहर आ गई थी चीजें। अब क्या हमारे पास सही सिलेबस है जिससे कि हम पढ़ के इस बार नेट एग्जाम क्रैक कर लेंगे? वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए इस बार हमें पढ़ने की और एग्जाम को क्रैक करने की। देखो जरा क्या लेकर आया हूं, समझो। पैटर्न सबसे पहले समझ लेते कि यार ये जो हमारे पास यूजीसी नेट एग्जाम है, इसका क्या हर बार एक पैटर्न रहता है हमेशा। तो मैं कुछ कुछ चीजों पे बताना आपको शुरू करूंगा। देखो, हर बार इस एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, एक बिल्कुल लॉजिकल चलेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दे रहे हैं। सब जो भी होगा टू द पॉइंट लॉजिकल चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ये चीज मुझे समझ में आती है। असर्शन रीजंस क्वेश्चन रहते हैं हर बार, ऐसे पेपर बनता है इन सब चीजों को मिला के, ठीक है। असर्शन क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। फिर मैचिंग पूछी जाती है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो ये सारा का सारा पूरे सारे इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, तब आपके सामने एक बढ़िया सी सुंदर सी डिश नेट का पेपर बनके तैयार होता है। ये हम सब लोग जानते हैं। तो क्या इस बार जो हमने एग्जाम देखा, यानी जून वाला जो हमने एग्जाम देखा, क्या उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे? क्या ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो हुआ। यानी कि एक चीज तो निश्चित है भैया, एक चीज तो बिल्कुल तय हो गई हम यहाँ पे कि भैया जून में भी ऐसे ही आया था। भले से पेपर कितना भी टफ आया हो, इजी आया हो, जो भी हो, लोगों का कहना मॉडरेट, इजी, टफ जो भी था, लेकिन ये जो मेथड है, ये जो पैटर्न है, वो जून वाले एग्जाम ने भी फॉलो किया है। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलिए सर, चेंजेस कहां थे वो बता देता हूं। देखो क्या था चेंजेस, क्या थे चेंजेस है भैया। फैक्चुअल हर बार क्वेश्चन पेपर आता था, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर पूछे जाते थे, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे। लेकिन इस बार ज्यादा हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिले, ये एक बड़ा चेंज आया, ठीक है। यानी कि ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब है ज्यादा बैठ के डीप रीडिंग करके जानी पड़ेगी, डीपली अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। फैक्चुअल डेटा जो हम लोग हर बार रट के चले जाते थे, उससे काम इस बार नहीं चला। ये एक चीज समझ में आई। दूसरी ये चीज समझ में आई कि भैया बहुत ज्यादा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस में देखने को हमें मिला था, ठीक है। तो फैक्चुअल से ये शिफ्ट हो गया, किसमें? कॉन्सेप्चुअल में शिफ्ट हो गया। पहला चेंज ये देखने को मिला। पैटर्न वही रहा, पर चेंज क्या देखने को मिला, ठीक है। ट्रेंड कैसा रहा? हर बार ट्रेंड क्या होता था? बीइंग एजुकेटर, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आप लोग जो मुझे देख रहे हो, हर बार का ट्रेंड हम लोग जानते हैं, पीवाईक्यूज को लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं। हवा की कोई बात नहीं है, जो फैक्ट है वही मैं आपको लोगों को बता रहा हूं। तो कैनोनिकल राइटर, क्लासिकल राइटर, इन राइटर्स से क्वेश्चंस हर बार बनते हैं, जो बहुत फेमस राइटर्स हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। पर इस बार क्वेश्चंस बन गया लेसर नोन राइटर्स से। तो इस बार भी ये चेंज हो गया कि कैनोनिकल राइटर या क्लासिकल राइटर्स से आगे बढ़कर बात चलेगी लेसर नोन राइटर्स, इसमें ज्यादा पूछे गए, ये हमें देखने को मिला। फिर लेंदी हो गया भैया। लेंदी क्यों हो गया? लेंदी हो गया इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट थी, लेंदी स्टेटमेंट थी, और उन लेंदी स्टेटमेंट्स में कई बार हम लोगों ने पढ़ा एग्जाम की नर्वसनेस, एग्जाम टफ, लेंदी स्टेटमेंट, और फिर ऐसा हुआ उसकी वजह से कि एग्जाम पेपर बहुत लेंदी हो गया और हम लोग नहीं कर पाए, कई लोगों का एग्जाम भी छूट गया, ठीक है। ये सारे के सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। पर क्या ये जो भी चीज हमें यहां पे देखने को मिल रही है, इस पैटर्न में कुछ चेंजेस था? तो पैटर्न में चेंजेस नहीं था, वेटेज में चेंजेस था। अब वो वेटेज कैसे डिसाइड करना है दिसंबर के लिए? क्या एक ऐसी प्रॉपर रणनीति लेके आनी है कि भैया एग्जाम नेट वेट सब फोड़ डालना है और अच्छे से अपनी पीएचडी में असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना पूरा कर लेना है। वो कैसे होने वाला है? हर एक यूनिट को लेकर बैठेंगे, अच्छे से बात करेंगे। देखिए, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो तो आप लोग जानते हैं, कुछ भी उन्होंने जो है दे दिया है। बोले पोइट्री पढ़ लो, ड्रामा पढ़ लो, फिक्शन पढ़ लो, नॉन फिक्शन पढ़ लो, ये जो भी कोरी बकवास उन्होंने करी है वैसा तो नहीं है। हालांकि हमें जो जो पढ़ना पड़ता है मैं उसके ऊपर आता हूं, उनकी बात छोड़ते हैं, प्रॉपर फैक्चुअल चीज पे आते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर एक मेजर चंक रहता है हर बार, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, 21 क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस करने पे भी हर बार यही समझ में आता है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार 5 से 6 क्वेश्चंस बने। पहली चीज हम लोगों को यहां पे यह समझनी पड़ेगी कि इस बार का जो एग्जाम हुआ ना, जरूरी नहीं है कि अगली बार वैसा ही एग्जाम है। हो सकता है ऐसे ही ट्विस्ट कर दिया, बोले गेम घुमा दिया। हर अब कुछ भी तय नहीं है। तो एक चीज मुझे समझ में आती है, तो क्या जो पहले से राइटर्स पढ़ रहे थे, आप पहले से जो एजेस पढ़ते हुए आ रहे थे, क्या उनको छोड़ देना है? नहीं, उनको नहीं छोड़ना है। जो पहले था सब वैसा ही रहेगा, पर एक नई अप्रोच उसके अंदर लेकर आनी है।
क्या नई अप्रोच है। तो ब्रिटिश लिटरेचर एज इट इज, जैसे आप तैयारी करते थे वैसे पढ़ते जाइएगा। अब इसमें एक टिप क्या है, एक टिप जो मैं अपनी वीडियोस में देता हूं, जो मैं हमेशा बोलता हूं, वो एक टिप जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर भी हमें कुछ ऐसी टिप देखने को जरूर मिली थी। तो टिप ये है भाई साहब कि जो फेमस राइटर्स हैं, उनके फेमस वर्क तो सब लोग जानते हैं इसलिए वो फेमस राइटर्स हैं, पर उनके माइनर वर्क्स को जरूर पढ़ के जाओ, और जो माइनर राइटर हैं उसके फेमस वर्क्स को पढ़ के जरूर जाओ। ये है सही तरीका क्रैक करने का ब्रिटिश लिटरेचर को नेट एग्जाम के अंदर। ये टिप है भैया, और बहुत ही वैल्यूएबल टिप है, इसे आप अपने पास रखो संभाल के। अब नेक्स्ट चीज, इंडियन लिटरेचर से भी रीसेंट ट्रेंड में ये देखा गया था, बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। अब इंडियन लिटरेचर को कैसे पढ़ना है, इंडियन लिटरेचर अपने आप में काफी चीजों में बटा हुआ लिटरेचर है। जैसे कि हम बात करें तो दलित लिटरेचर हमें देखने को मिलता है खूब अच्छे से, है ना, इंडियन लिटरेचर के अंदर ही ये आता है। फिर उसके बाद इंडियन एस्थेटिक जो पूरी थ्योरी है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रांसलेशन राइटर्स को भी पूछा जाता है, और फिर थिएटर वाला पोर्शन भी हमसे पूछा जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन इंडियन राइटर्स का भी बटा हुआ है पूरा का पूरा पोर्शन। तो क्या इंडियन राइटर्स से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे? बनेंगे। जैसे इस बार दलित से क्वेश्चंस नहीं बने, एस्थेटिक्स से बने, ट्रांसलेशन, थिएटर, ऐसे किसी किसी पोर्शन से पूछ लेगा। तो क्या इंडियन छोड़ सकते हैं? इंडियन नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे पढ़ते हुए आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही पढ़ते हुए चल रहे हैं, पर बस इन सब चीजों का ध्यान रखना है। दलित को पढ़िएगा, इंडियन एस्थेटिक्स को पढ़िएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन को पढ़िएगा, थिएटर को पढ़िएगा, उसमें भी इंडियन एस्थेटिक्स को थोड़ा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगली बार वहां से कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चन पूछ लेगा। ये मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। अब लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म, बोले सर में दर्द करता आ रहा था पता नहीं कौन से जमाने से, बाबर आदम के जमाने से, आदम हुआ उसके जमाने से चलता आ रहा है लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म, और इस बार भी उसने सर में दर्द किया, क्योंकि अपनी कुछ तरह की टर्म्स पूछ ली, कुछ भी पूछ लिया, इस तरह की चीजें। तो भैया हाँ, फिर से ये टर्म्स पूछेगा, फिर से आपसे टर्म्स पूछेगा, और कौन सी टर्म्स पूछेगा? देखो बस इतनी सी बात है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ इतनी इतनी टर्म्स हैं भैया, ये हैं कुछ 1000 टर्म्स या ये 300 टर्म्स या 500 टर्म्स हैं, ये इनको आप याद करके चले जाओ। तो ऐसी कोई लिस्ट तो है नहीं हमारे पास। पर लिटरेरी थ्योरी में सिर्फ टर्म्स का नाम याद करने से कुछ काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है कि कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है। जैसे न्यू क्रिटिसिज्म में कौन कौन राइटर्स हैं वो तो मुझको पता ही है, न्यू क्रिटिसिज्म से राइटर से पूछ लेगा फिर, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी क्या है, वो क्या कहती है, उसकी स्किन क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। क्रिटिसिज्म के साथ भी यही हालात है, कौन राइटर क्यों लिख रहा था, क्या उसका पर्सपेक्टिव था। तो एक चीज आप लोग समझ लो कि डिटेल में जाना है, प्लस हर राइटर्स के पर्सपेक्टिव को और समझते चलोगे ना, क्रैक कर लोगे। क्रैक बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर लोगे, नेट को एग्जाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो लिटरेरी थ्योरी पर्सपेक्टिव देखना है, जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उस थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस जो उसके अंदर जो भी टर्म्स हैं वो टर्म्स का मतलब क्या है, ये राइटर ने ये टर्म दी तो क्यों दी, और इस राइटर को टर्म देने के बाद ये टर्म जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस तरह से अगर डिटेल जाओगे क्रैक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, लिटरेरी मूवमेंट से इस बार भी क्वेश्चन बना, जॉर्जियन पोइट्स करके जो आया था वहां से क्वेश्चन बना। तो लिटरेरी मूवमेंट मैं बोलता रहता हूं कि भैया लिटरेरी मूवमेंट आसान है, इजी है, बहुत ही अच्छे से आप कैच कर सकते हो उसको। लिटरेरी मूवमेंट को नहीं छोड़ के जाना है। अब एक चीज और है, लिटरेरी मूवमेंट थोड़ा थोड़ा डिफाइन सा हमें देखने को मिलता है कि इस एज में ये घटना घटी थी, उस हिसाब से हम लोगों को पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। तो लिटरेरी मूवमेंट भी इजी से समझ में आता है, इसको आप अच्छे से करते हुए चलिए। लिटरेरी मूवमेंट ब्रिटिश लिटरेचर लोग पढ़ लेते हैं हमेशा, पर लिटरेरी मूवमेंट एक ऐसा पोर्शन है जहां वो छोड़कर चले जाते हैं, तो वो छोड़कर नहीं जाइएगा, इजी से पढ़ लीजिएगा। कल्चरल स्टडीज के बारे में बात करें, देखिए मैंने एक लास्ट 20 डे स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि एक मैं प्रो टिप दे रहा हूं, वहां मैंने बोला था, एक बार मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूं, कल्चरल स्टडीज के अंदर कुछ 15-20 राइटर ही हैं, 12-13-15-20 राइटर्स हैं, उन्हीं राइटर्स को पढ़कर आप चले जाइए और थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हुए चले जाइएगा, बस दैट्स इट, कल्चर स्टडीज हो जाएगी। मैं प्रो टिप इसमें क्या है कि कल्चर स्टडीज एक तो इंपॉर्टेंट होती जा रही है, इंपॉर्टेंट बीच में भी हुई थी, पर दोबारा से अब इंपॉर्टेंट होती जा रही है। दूसरी चीज ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग टॉपिक नहीं है कल्चर स्टडीज, आप आराम समझ सकते हो। और दूसरी बात है, पढ़ने में बहुत मजेदार है, मतलब चाट मसाला नमक एकदम बढ़िया सी चाट है ये एकदम। तो कल्चर स्टडीज को जरूर साथ पढ़ते हुए जाइएगा, ठीक है। कम टाइम टेकिंग है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, इजीली आप इसे करेक्ट कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। अब भैया यहां पर एक और भ्राताश्री हमें हमारे दिखाई देते हैं, लिंग्विस्टिक्स, इनसे भी क्वेश्चंस बने हैं। तो लिंग्विस्टिक्स को भी आप पढ़ते हुए जाइएगा, वो लैंग्वेज एंड पेडागोजी, वो सारा का सारा पोर्शन जो है उसको मत छोड़ के जाइएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ये एक सर्कल हम लोगों ने बना लिया है, इसी सर्कल के अंदर हम लोग, हालांकि लोग तो कल्चर स्टडीज को भी नहीं पढ़कर जाते हैं, पर मैं बता रहा हूं कि इसी सर्कल के अंदर हम लोग घूमते रहते हैं। पर इस सर्कल से अब हमें थोड़ा बाहर घूमने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है,
ताकि एग्जाम क्रैक कर सकें। तो लिंग्विस्टिक्स को भी अच्छे से, ध्यान से, पूरे फोकस के साथ पढ़ते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बने हैं इस बार। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को बताऊं, रशियन है, अफ्रीकन है, कैनेडियन है और ऑस्ट्रेलियन है। ये जो चार आप लोग देख रहे हैं अलग अलग जगह के राइटर्स, इनसे पूछे जाते हैं। अब इनसे कैसे राइटर्स पूछे जाते हैं? तो इनसे फेमस राइटर्स ही पूछे जाते हैं, उनके फेमस वर्क्स ही पूछे जाते हैं। तो इन लोगों को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनसे जैसे जैसे एग्जाम इवॉल्व होता रहेगा, मैं लगातार बोलता रहूंगा, इनसे क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे, वेटेज बढ़ता रहेगा, ये सब होता रहेगा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया था, कुछ भी आया था, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। दूसरी चीज क्या मैं बता रहा था, किस चीज में चेंज आएगा? तो वेटेज में चेंज आएगा। तो हो सकता है ये रशियन, अफ्रीकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, वर्ल्ड लिटरेचर, पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर, यहां से क्वेश्चन अगर पहले बनते थे 2 या 3, तो हो सकता है इस बार आपको 5 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाए। ये वेटेज में जरूर आपको फर्क दिखाई देगा। अब इतनी सारी यूनिट को भी जब आप अच्छे से कवर कर लेंगे, तब आप एक और चीज समझिएगा, बस एक चीज और, एक यूनिट और है हमारे पास जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी चीज एक और इंग्लिश लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और आसान भी हो जाती है, वो क्या है? रिसर्च वाले पोर्शन को आप नहीं छोड़ के जा सकते हैं। तो रिसर्च वाला पोर्शन भी हमसे लोग पूछ रहे हैं, नेट बहुत ज्यादा, रिसर्च को नहीं छोड़ के जाइएगा। अब मैंने वही जो मैं बता रहा हूं, लास्ट 20 डेज वीडियो जो मैंने बताया, उसके अंदर भी मैंने इस चीज को हाईलाइट किया था कि रिसर्च आसान है, इजी टू ग्रेस्प द मास्क है। भैया ये वाला पोर्शन पढ़ लो आराम से, इससे हर बार 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे थे। और रिसर्च वाले पोर्शन में क्या है कि जब आप रिसर्च पढ़ रहे होते हो तो लिटरेचर के बेसिस पे तो पढ़ के जाओ, पर एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे रहा था कि पेपर 1 में भी हमें रिसर्च पढ़ने को मिलती है, लिटरेचर के बेसिस पे भी हम पढ़ के चले जाते हैं, तो हमारे लिए इजी रहता है कि पेपर 1 में तो पढ़ाई था, अब पेपर 2 में ही पढ़ लिया और आराम से इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये वेटेज आगे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्लस इजी यूनिट है आप लोगों के लिए कैप्चर करने के लिए, अच्छे से कवर करने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से इस तरह से आपको इस बार तैयारी करनी चाहिए। जो भी 4-5 ये जो 10 यूनिट थी, उन 10 यूनिट में हम जो भी 5 यूनिट पढ़ के जा रहे थे हर बार, उन 5 यूनिट को गोली मारते हैं, इस बार सबको लेके चलते हैं। और मैं उस यूनिट वाइज नहीं चल रहा हूं कि वो उन्होंने क्या यूनिट डिफाइन कर रखी है, मैं हर पोर्शन को एकदम ब्रेक डाउन करते हुए आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि रिसर्च पढ़ के जाइएगा, खूब डिटेल में पढ़ के जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझते हुए जाइएगा। बोले ये है चीज ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है ऐसा, वो आप समझते हुए जाइएगा। फिर उसके बाद हमने बात करी रशियन, अफ्रीकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, इन सब राइटर्स को देखते हुए जाएगा, इन पे खूब क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये ब्रिटिश से, इंडियन से, लिटरेरी थ्योरी और ये सारा मैंने आपको बताया। अब ये पूरा का पूरा आप लोग समझ गए सर्कल क्या है। सर्कल वही 5 यूनिट बार बार जो हम लोग पढ़ते हुए जाते थे, पर उस सर्कल से बाहर निकलने का मतलब क्या है? उस सर्कल से बाहर निकलने का मतलब है कि लिंग्विस्टिक भी पढ़ के जाऊंगा इस बार, या पढ़ के जाऊंगी, रिसर्च भी पढ़ के जाऊंगा या पढ़ के जाऊंगी, रशियन से भी पढ़ के जाऊंगी, और ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, कैनेडियन, उन सबसे भी पढ़ के जाऊंगी। और बाकी जो भी पहले तैयारी कर रही थी या कर रहा था, वो बिल्कुल सही कर रहा था, वैसे ही करते रहना है। वो पोर्शन बेकार नहीं है, उन पोर्शन से हो सकता है इस बार पेपर बिल्कुल उलट हो जाए, बोले बिल्कुल जैसा पहले तैयारी कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही आ गया है। पर जिस तरह का इस बार पेपर आया और इस बार की जैसा पेपर आ गया अगली बार, उसको अगर क्रैक करना है, उसको अगर तोड़ना है, तो हमारे पास ये अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने की। चलिए भैया, मिलता हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज।